हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और इकोनॉमिक्स का हम लोग आपका पहला लेसन देख रहे हैं। पालमपुर गाँव की कहानी एक काल्पनिक गाँव है और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को उसमें पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। पहले हम इसका पूरा प्रस्तावित पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने इसको विस्तृत रूप में पढ़ने का प्रयास किया। स्थिर भूमि की वजह से देखा कि लैंड उसकी कितनी है, फिर उसके बाद देखा क्या हम पैदावार है, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आपकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, पता लगा कि हम इसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ये देखने के साथ साथ हमने उसके पूरे सिंचाई बुआई का जो पैटर्न है ये सारा हमने पढ़ लिया। ये देखने के साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार से उर्वरक इत्यादि हो रहे हैं। इन सभी को हमने गौर करके एक एक करके आपका पढ़ लिया और सारी चीजों को देखने का प्रयास किया। अब हम देख रहे थे क्या भूमि धारण कर पाएगी, ये हम लोग आपका देख रहे थे और इसको हमें शुरू करना था वापस। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कहाँ तक हम लोग इसमें देख चुके थे। हम कह रहे थे कि जब हम आपका हमको जो वैज्ञानिक रिपोर्ट के संकेत मिले हैं, अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर और ज्यादा पेस्टिसाइड्स का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। उसकी उर्वरक शक्ति कैसे हो जाएगी, आपका कम हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त नलकूपों के सिंचाई के कारण भी सतत जल का प्रयोग कम हो जाएगा। अगर हम ज्यादा सिंचाई करेंगे तो जो जल हमको कंटिन्यू मिल रहा है वो आपका कम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरकता और भूमि जल के पर्याप्त संसाधन वर्ष बनाते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उनको पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। अगर एक बार वो नष्ट हो गए तो उनको पुनर्जीवित करना बड़ा मुश्किल होगा। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमको पता लग गया कि खेती के लिए ही भूमि ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती आपका भूमि में ही तो आपका खेती होती है, तो महत्वपूर्ण तो वो है ही। अब देखिए, दुर्भाग्यवश खेती के काम में जो आपके सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। कह रहे कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो सब लोग खेती करना चाहते हैं उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई, अर्थात एक तिहाई की बात कर रहा है, यानी कि 150 परिवार के पास खेती की भूमि नहीं है, जो अधिकांश से दलित है। यानी कि पालमपुर में कुल मिलाकर 450 फैमिली है और 450 फैमिली में से 150 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास कोई एग्रीकल्चर नहीं है। और ये है कौन? ये बेसिकली आपके दलित है। बाकी परिवार 240 के पास, आप कितने बचे? 240। 240 के परिवार के पास भूमि है जो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों की खेती करते हैं। भूमि के टुकड़े ऐसे पर खेती किसानों के परिवार के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त। अगर 240 परिवार आपका अगर आपको खेती कर भी रहे हैं तो वो जमीन के बहुत छोटे टुकड़े पर खेती कर रहे हैं। वो छोटा टुकड़ा उनकी आजीविका को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। छोटे टुकड़े के देखते हुए इन सब किसान देखते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा किसान क्षेत्र पर काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और आपका बड़े किसान के 60 परिवार, मझोले मतलब होते हैं बीच के, जिनके पास ना कम होती है ना ज्यादा और एवरेज लैंड होती है, उनके पास 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर है, जो अधिक भूमि है वो इस तरह से खेती करते हैं। चित्र 1.5 को आप अच्छे से देख सकते हैं और उनकी स्थिति को छायांकित किया गया है कि क्या कुछ है उसमें, और आरेख में हमको 1.1 में किसान द्वारा प्रयोग की गई जो खेती है वो हमको दिखाई गई है।
तो देखिए कुछ इस प्रकार से पालमपुर में खेतों की जो संरचना है दिखाई देगी। कुछ आपको बड़े खेत दिखाई देंगे, देखिए दिख रहे हैं कुछ आपको बड़े खेत, और कुछ आपको छोटे छोटे खेत दिखाई देंगे। तो ये जो आपके मंझले हैं उनके ये वाले किसान हैं, जो बड़े हैं उनके आपको बड़े बड़े खेत दिखाई देंगे। और 150 परिवार ऐसे हैं 1/3 जिनके पास लैंड ही नहीं है। क्लियर है? ये देखिए। और उसके बाद मैं आपको आगे और बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और दिखाऊंगा, आप उनको देखने का प्रयास करेंगे। कुछ खेत किसान काट रहे हैं, कोई उनकी जुताई कर रहा है, कोई फसलों पर छिड़काव कर रहा है, कोई आपका उर्वरक को आपका बखेर रहे हैं, पशु खड़े हैं, कुछ आपके देखिए इस तरीके से खेती हो रही है। खेतों में गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशक का छिड़काव, आधुनिक एवं पारंपरिक विधियों द्वारा फसल का उपजाऊ होना, उपजना, ये सारी चीजों को इसमें दिखाया गया है। अब ये देखिए, ये पूरा आपको आरेख समझाया गया है कृषि क्षेत्र और किसानों का सीमांत और छोटे किसान, अर्ध मझोले और आपके बड़े कृषक किस प्रकार से हैं, इसमें आपको पूरे अच्छे से दिखाए गए। और पॉकेट बुक एग्रीकल्चर का डाटा भी है इसमें, देखिए, देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आपने इन सारे डाटा को आपने देखा, बात करी, अब है मेन। अब आपने देख लिया कि भाई लैंड की भी जरूरत है, भूमि स्थिर है, उत्पादन बढ़ाएंगे, या जो हम खाद बीज HY बीज प्रयोग कर रहे हैं लैंड थाम पाएगी नहीं थाम पाएगी, उसको उसके साइड इफेक्ट्स को हमने इन सब चीजों को इसके अंतर्गत आपका देखने का आपका प्रयास किया। और इन सब चीजों को हमने आपका देख भी लिया कि ये किस तरीके से आखिरकार ये सारी चीजें हैं, और हमने इनको जानने का प्रयास किया। अब करेंगे कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम मतलब जो आपकी लेबर है, लेबर कहाँ से आएगी, क्या मैनेजमेंट है उसका, क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे और किस तरीके से यह व्यवस्था रहेगी, ये हमको बात करना है। तो देखिए श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। भूमि के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी की होती है, वो किसकी होती है आपका, तो आपको पता होना चाहिए, वो दूसरी है लेबर की हमको आवश्यकता होती है। खेत में बहुत ज्यादा परिश्रमिक की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम नहीं करते, इस तरह वे खेतों के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था ही स्वयं करते हैं। मझोले और बड़े किसान खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों पर लगाए जाते हैं। कैसे हैं? दूसरे जो श्रमिक हैं वो आपके खेतों में लगाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि श्रमिकों से जो कार्य कराया जाता है, कुछ लोग तो वो श्रमिक है जो अपने खेत में स्वयं खेती कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे श्रमिक है, आपने चैप्टर में पढ़ा, जो केवल कृषि से संबंधित ही श्रमिक कार्य करते हैं। क्लियर है? कैसे करते हैं? कृषि के ही वो आपके श्रमिक है, जैसे फसल को बोना, काटना, जुताई करनी, निराई करनी, खाद बखेरना, सिंचाई लगाना, ये सारे काम जो है उसी के अंतर्गत आपका करते हैं। तो कुछ श्रमिक कैसे हैं? उन जैसे हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग इसमें आपका एक एक करके हमने इसमें, अच्छा अब देखिए, आप कह रहे हैं कि आजकल काम मिलना कथा के दिन है बड़े किसानों में। बड़े किसान हमें ही रखते हैं और वे बहुत कम दिनों के लिए रखते हैं। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने कभी भी और अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए अब कटाई के मौसम में हमें कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे 5 माह से कम काम किया था। आप कह रहे जो खेतों में काम करते हैं उन्होंने 5 वर्ष से भी कम समय के लिए काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर और कटाई के लिए हार्वेस्टर और आपका गहनाई के लिए थ्रेसर है, और ये है खरपतवार को साफ करने के लिए। कुछ किसान खरपतवारों को, नाशों को, उनका आपका क्या करते हैं, छिड़काव इत्यादि करते हैं। और मुझे इस वर्ष रायगंज की ईंटों भट्टों में काम करने की तलाश है। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपए देने होंगे।
मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपए लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं कैसे चुका पाऊंगा? 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिन काम कमाता हूँ। इससे मुझे रायगंज में भट्टे ईंट की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे कर्ज देने के कारण साहूकार ने मुझे मना कर दिया। अब जो साहूकार मुझे ऋण दे रहा था उसने भी मुझे ऋण देने से इनकार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये कहानी कैसी बनी हुई है। ठीक है, आप देखिए। अब जो आपके श्रमिक हैं वो इसको पाते हैं। आप कह रहे हैं जो श्रमिक काम करते हैं, डाला को मात्र 160 रुपए मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहार भूमि में ज्यादा स्पर्धा है। स्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन है, इसलिए लोग कम वेतन में काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि अन्य खेतिहार श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों ही निर्धन है। अभी बात कर रहे थे, चर्चा आपने सुनी। और कैसे हैं दोनों? खेतिहार श्रमिक हैं और बड़े कम दामों पर उनको चीजें प्रोवाइड होती हैं, उनके पास पैसा कम है। ठीक है, देखिए। खेतों में आवश्यक पूंजी, जो खेत हैं उनमें हमको आवश्यक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या है देखिए, आप पहले ही देख चुके हैं कि खेतों की आधुनिक तरीके से बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर आप मॉडर्नाइज तरीके से काम करोगे, अधिक पूंजी लगेगी और किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसान या तो साहूकार के खेती के विभिन्न आगतों की पूर्ति करने के लिए व्यापारी से कर्ज लेते हैं, या ऐसे कर्ज जो हैं आपका ब्याज दर पर बहुत ऊंचे होते हैं। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। कह रहे पहली बात तो ये पैसा चुकता नहीं है, और चुकते हैं तो उन्हें बहुत सारे कष्ट, बहुत सारा ऐसा पेन होता है जो उनको चुकाना पड़ता है। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपने 1 हेक्टेयर जमीन में गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। जमीन और कीटनाशक के अतिरिक्त उसने पानी देने और खेती करने के औजारों की मरम्मत कराने के लिए नगद पैसे की जरूरत होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में है। अब जहां आपको पैसे की जरूरत है तो आपको देखना है ये कैसे कार्यशील पूंजी के रूप में काम करेगी या कैसे किसी और चीज में, ये आपको महसूस करना है और देखना है। एक, उसे 3000 रुपए चाहिए, उसे पैसे नहीं है, इसलिए वह बड़े किसान तेजपाल से कर्जा लेने का निर्णय लिया। तेजपाल सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। एक बहुत ऊंची दर है और सविता को वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसे खेती में श्रमिक के रूप में 1000 रुपए प्रतिदिन देगी और कह सकेगी, और यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे खेती की कटाई पूरा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। कटाई के समय बहुत व्यस्त है। 3 बच्चों की मां के रूप में उसे घर पर रहने की बहुत जिम्मेदारी है। सविता इतने कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है छोटे किसानों को कर्ज मिलना कैसा है, बहुत कठिन है। कैसा है? छोटे किसान को जो कर्ज है वो मिलना बड़ा कठिन है, ठीक, बड़ा दुर्लभ है। रेगिस्तान को हम बाद में भरेंगे फिर कभी, हम चीजों पर गौर नहीं करें। अब थोड़ा सा देखेंगे अधिशेष कृषि उत्पादन बिक्री। अधिशेष को आप मुझे बताइए क्या होता है अधिशेष? सोचिए, अधिशेष क्या है? आप इसके विषय में पढ़े, किसको आप अधिशेष मानते हैं? तब तक बताइए बच्चों, क्या होता है अधिशेष? एक पीछे ये हमारा बॉक्स छूट गया था जो हमको पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों को ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध होते हैं। तो रासायनिक खाद से क्या होता है, जो कुछ तत्व हैं वो तुरंत पानी में घुले और पौधा उसको लगातार आपका उनको एग्ज्यूव कर लेता है, उनको खींच लेता है, लेकिन मिट्टी के लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती। वे मिट्टी से निकलकर भूम जल, नदी, तालाब में प्रदूषित करते हैं। यानी कि लंबे समय तक वो मिट्टी में नहीं टिकते
मिट्टी में नहीं टिकने की वजह से भूम, नदी, तालाब को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और आपका सूक्ष्म अवयव को नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनको अवयवों को नष्ट नहीं करते, और इसका अर्थ है कि उन्हें प्रयोग के समय के पश्चात मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ आपका रहना पड़ता है। देश में रासायनिक खाद का प्रयोग सर्वाधिक पंजाब में है। ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा खाद का प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिए पंजाब में सबसे ज्यादा रासायनिक खाद प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद का निरंतर प्रयोग को मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देता है। पंजाब के किसानों को पहले उत्पादन स्तर से अब अधिक से रसायन के उर्वरक व आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वह खेती की बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक, तो ये हमको इन सब चीजों पर गौर करना है। आपको आगे बढ़ जाए। उन्नीस सौ 60 में कृषक गोविंद के पास 2.2 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से खेती करता है और यद्यपि आराम से नहीं रह रहे, लेकिन परिवार में एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा गुजारा कर रहे हैं। गोविंद की मृत्यु के कुछ समय के पश्चात भूमि आपके तीनों पुत्रों में बढ़ जाती है। प्रत्येक के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई की व्यवस्था, खेती को आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्षों के कुछ भाग में ही अतिरिक्त आपका उसको कुछ पार्ट कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि जितनी लैंड आपको आजीविका के लिए चाहिए वो इतनी आपके पास पर्याप्त जो है नहीं हो पा रही। अब है अधिशेष बिक्री उत्पाद। मान लीजिए कि किसान ने उत्पादन के 3 प्रमुख कारक हैं। भूमि से गेहूं पैदा कर लिया, गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। भाई आप जमीन में गेहूं बोते, गेहूं से पैदावार होती है, काटते और आपको प्रोडक्शन मिल जाता है, जो भी गेहूं आपको मिलता है। किसान गेहूं से क्या करेगा? वे अपने परिवार के उपभोग के लिए जितना उसको लगता है कि हम साल भर में इतना गेहूं हम खा सकते हैं, उस गेहूं को रख लेता है और अधिशेष यानी कि जितना अपने उपभोग से बच गया उसको बेच देता है। मान लीजिए आपके यहाँ 100 कुंटल गेहूं हुआ, आपने लगा कि 20 कुंटल मेरे लिए पर्याप्त है, 80 क्या हो गया आपका? अधिशेष हो गया। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष होता है, क्योंकि कुल उत्पादन बहुत कम होता है। इससे एक बड़ा भाग परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख देते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदता है, उसे आगे कस्बे में बेचता है और शहरों के दुकानदारों को बेच देता है। आपने बाजार में गेहूं बेचा व्यापारी को, व्यापारी ने उसे आगे बेच दिया कस्बे को, और कस्बे और शहरों से खरीदते हैं दुकानदार, और दुकानदार वापस शहरों के जो लोग हैं उनको बेचते हैं। यानी कि आपकी साइकिल है, उसी साइकिल सब चैन में आपका चलते रहते हैं। क्लियर है? बड़े किसान तेजपाल को अपनी समस्त भूमि पर 350 क्विंटल अधिशेष प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 350 अधिशेष उसको प्राप्त हुआ। बाजार में बेच आता है, अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करेगा? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर दिया। उसने इस पैसे का उपयोग सविता के किसानों को कर्ज देने के लिए किया। उसने कर्जे की आवश्यकता थी, उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह की बचत पैसा 1 ट्रक खरीदने की योजना बना रहा है और दूसरे ट्रक से वह स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। और कैसा हो जाएगा? स्थिर पूंजी में जो है आपकी वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति ही बड़े दूसरे मझोले किसान खेती की अधिशेष का उत्पादन बेचते हैं और वहां कमाई का एक बहुत बड़ा भाग अगले कार्य पूंजी की व्यवस्था में लगा देते हैं। इस तरह से वे खेतों की तरह पूंजी की व्यवस्था अपने ही बचत से कर लेते हैं
कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने, दुकान खोलने के लिए करते हैं। जैसा हम देखेंगे कि इन सबको गैर कृषि कार्य में के लिए पूंजी कहते हैं। नॉन एग्रीकल्चर कार्य को हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। तो अब बात करेंगे पालमपुर में नॉन एग्रीकल्चर की एक्टिविटी। कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो नॉन एग्रीकल्चर है? तो एक बार बेटा जितना हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी बच्चे की, एक बार पूछ लीजिए, फिर हम चैप्टर पर आगे देख लिया। चलिए, कोई डाउट है किसी का? आप देखते हैं। पालमपुर में खेती ही बाप का प्रमुख उत्पादन का केंद्र थी, यानी कि मेन एग्रीकल्चर ही था। और अब हम कुछ नॉन एग्रीकल्चर यानी कि गैर कृषि उत्पादन प्रक्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में केवल 25% ही लोग ऐसे हैं जो आपका कृषि के अतिरिक्त जो कुछ और कार्य करते हैं, जैसे डेयरी। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी की प्रचलित प्रक्रिया है, जो अपनी भैंसों को कई तरह से घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बाजार रायगढ़ में बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? रायगंज में बेचते हैं। शाहपुर के शहरों को व्यापारी ने रायगंज के दूध संग्रह शीतल परिवार खोलने का हुआ है। यह दूसरे दूरगंज के शहर और कस्बों में जाता है। पालमपुर में लघु स्तरीय निर्माण का कार्य है। पालमपुर में 50 से भी कम निर्माण कार्य में लगे हैं। शहर और कस्बे की बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले बी निर्माण के विपरीत पालमपुर में बी निर्माण का बहुत सरल उत्पादन होता है। यानी कि छोटे मोटे चीजें जो है आपका यहाँ बनती हैं। विधि का प्रयोग छोटे किसानों के पास भी निर्माण पर श्रमिक की सहायता में अधिक घरों और खेतों के लिए किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार आपका किराए पर भी दिखी मिलती है। ठीक। पालमपुर की दुकान। पालमपुर में ज्यादातर लोग व्यापार विनिमय करते हैं। पालमपुर के व्यापारी को वे दुकानदार हैं जो शहरों में थोक बाजार से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। देखेंगे कि आप गांव के छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवार घर के बस स्टैंड के निकट अपने का एक भाग छोटी सी दुकान खोल ली है और खाने पीने की चीजें बेचते हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी खाने पीने की चीजों को वो आपका बेचते हैं। तो यानी कि वो और तरह के सर्विसेज में भी पार्ट कर रहे हैं। और देखते हैं परिवहन तेजी से विकसित हो रहा है एक क्षेत्र। पालमपुर के रायगंज के बीच कड़ी प्रकार गहनता से चले आपका रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी आदि दूसरी से आपके चले हैं। परिवहन सेवाओं का निर्माण है। वे लोग आपका वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़ी लोगों की संख्या बहुत आपका बढ़ गई है। ये कैसी है? संख्या आपका बढ़ गई है। ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ आपका निरंतर इसमें बढ़ रहा है। अब कुछ कहानियां हैं, स्टोरियां हैं। जैसे आपका मिश्री लाल की कहानी है। मिश्रीलाल ने गन्ने आपका पेरने की एक मशीन खरीदी जो कि बिजली से चलती है। उसने अपने खेत में लगाया। गन्ने के पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता है। अब लोगों से इस मशीन को से करना पसंद करते हैं। मिश्रीलाल दूसरे किसानों को भी गन्ना खरीद कर गुड़ बनाते हैं। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारी को बेचते हैं और इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर का केंद्र खोला है और हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने बाप का देखा है कि गांव में कई तरह के छात्र शहरों की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग डिग्री थी और उन्हें वो काम करना निश्चित किया। उन्होंने कंप्यूटर खरीदे, अपने घर से बाजार खुले, बाजार को कमरे की मासिक कक्षा प्रारंभ की और हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं का प्रारंभ किया। यानी कि वो बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ा रहे थे। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल चैप्टर आपने देख लिया।
कि क्या कुछ कहानी बची है इस आपके चैप्टर में। एक छोटा सा और आपका पॉइंट है किशोर की कहानी। किशोर क्या है, ध्यान दीजिए। किशोर एक आपका खेतीहार मजदूर है जो खेतों में काम करने वाले होते हैं। श्रमिकों की भांति किशोर अपनी मजदूरी से घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। कुछ पहले बैंकों ने वहां कर्ज लिया था एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें भूमिहीन आपके निर्धन परिवारों को सस्ता कर्जा दिया। किसानों ने इस प्रकार पैसे को भैंस खरीदी और भैंस से वो क्या करता है, दूध बेचता है। और अब वह अपनी भैंसा गाड़ी बना ली है जिसमें कई प्रकार के सामान ले जाते हैं। समाप्त एक दिन वह गंगा के किनारे मिट्टी से कोढ़ा ले आता है। वह गुड़ अथवा अन्य शाहपुर ले जाता है। हर महीने से परिवार संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप पिछले किशोर वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। कैसा हो गया है किशोर, पहले की तुलना में अब अधिक जो पैसा है आपका किशोर कमा रहा। ठीक है, ये आप उनको देख सकते हो, देख लीजिए। कोई डाउट कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लें आप। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट कोई क्वेरी? चलिए, तो कुछ इसके क्वेश्चन आंसर है, आप इनको एक बार अच्छे से घर पे देख लीजिएगा। चैप्टर पूरा आपका समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली किसी का कोई अगर डाउट कोई क्वेरी मुझसे बचती है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।